सबने पीछे मुड़कर देखा और एक युवा लड़के को साधारण लिनन के कपड़े पहने, सिर पर शोक की पट्टी बांधे, ठंडे चेहरे के साथ अंदर आते देखा। वो शांत और डरावना था। पूरे शरीर से एक खतरनाक आभा निकल रही थी। यहाँ तक कि रत्नाकर और नरेंद्र प्रताप, जो युद्ध के मैदान में अनुभवी थे, उसे देखकर थोड़ा गंभीर हो गए। आने वाला कोई और नहीं बल्कि चंद्रकांत राठौर का सबसे छोटा बेटा पराग राठौर था। पराग राठौर का जन्म विशेष सुविधाओं के साथ हुआ था और उसे सबका प्यार मिला था। पहले उसका व्यवहार बहुत बेतुका था और उसे त्रिशक्ति का सबसे बड़ा मौजमस्ती करने वाला कहा जाता था। लेकिन पिछले 2 सालों में पराग राठौर जैसे बदल गया था। वह अब कुत्तों से लड़ने और पक्षियों के साथ घूमने में समय बर्बाद नहीं करता था। इसके बजाय वह सेना में शामिल हो गया और मेहनत करने लगा। पहले सभी को लगा कि पराग राठौर सैन्य शिविर में 3 दिन भी नहीं टिक पाएगा। आखिरकार बचपन से लाड़ प्यार में पला हुआ छोटा राजकुमार सैन्य शिविर की कठिनाइयों को कैसे सहन कर सकता था? लेकिन किसी को नहीं उम्मीद थी कि पराग राठौर न केवल सैन्य शिविर में टिक गया, बल्कि उसने बार बार असाधारण उपलब्धियां हासिल की। सिर्फ 2 सालों में वह एक छोटे सैनिक से ब्लैक ड्रैगन आर्मी का डिप्टी जनरल बन गया। यहाँ तक कि अगर उसके पास रुतबे का प्रभाव था, तब भी ये उपलब्धि बहुत डरावनी थी। तब लोगों को एहसास हुआ कि पराग राठौर कोई बिगड़ा हुआ मौजमस्ती करने वाला नहीं, बल्कि एक असली सैन्य प्रतिभा था। पराग, तुम आखिरकार वापस आ गए। अपने बेटे को देखकर देवांश्री राठौर की आंखें लाल हो गईं और जो दुख उन्होंने मुश्किल से दबाया था, वो फिर से उभर आया। माँ, मुझे सारी बात पता चल गई है। चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। पराग राठौर ने अपनी माँ की ओर सिर हिलाया, फिर अपनी नजरें रत्नाकर और नरेंद्र प्रताप की ओर मोड़ी। दोनों जनरल, मेरे पिता की मृत्यु अभी अभी हुई है और उनका शरीर अभी ठंडा भी नहीं हुआ है। क्या तुम्हारा यहाँ आक्रामक होना उचित है? ये रत्नाकर ने नरेंद्र प्रताप की ओर देखा और हिम्मत करके कहा, छोटे राजकुमार, गलतफहमी न हो। हम सब समग्र स्थिति के बारे में सोच रहे हैं। अब महल बिना नेता के है और किसी को आगे बढ़कर नेतृत्व करना होगा, वरना बहुत मुश्किलें होंगी। हाँ, छोटे राजकुमार, सब कुछ समग्र स्थिति के आधार पर है। नरेंद्र प्रताप ने वफादार चेहरा बनाया। समग्र स्थिति? पराग राठौर ने ठंडा हंसते हुए कहा और उन दोनों से बात करना बंद कर दिया। इसके बजाय उन्होंने अभिराज राठौर की ओर देखा और कहा, ताऊ जी, तुम्हें कुछ कहना है? मेरे बड़े भाई की मृत्यु से मैं भी बहुत दुखी हूँ, लेकिन हम दुख में डूबे नहीं रह सकते, क्योंकि त्रिशक्ति के लोगों को अभी भी हमारी जरूरत है। अभिराज राठौर ने कहा, ताबूत के पास गए, चंद्रकांत राठौर के शव को देखा और कांपती आवाज में कहा, मुझे विश्वास है कि मेरे बड़े भाई की आत्मा स्वर्ग में भी यही चाहेगी कि हम महल और त्रिशक्ति के लोगों की रक्षा करें। हालांकि मेरी क्षमता मेरे बड़े भाई जितनी नहीं है, फिर भी मैं अपनी ओर से थोड़ा योगदान देना चाहता हूँ, ताकि भाई की इच्छा पूरी हो सके। ये शब्द बहुत कुशलता से बोले गए और सीधे न्याय के उच्च शिखर पर खड़े थे, जिसका खंडन करना असंभव था। मैं त्रिशक्ति के लोगों के लिए सिंहासन पर चढ़ना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे रोकते हो तो तुम्हारे इरादे खराब हैं और तुम त्रिशक्ति के लोगों की जिंदगियों की परवाह नहीं करते। ताऊ जी, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ, लेकिन मेरे पिता ने जाने से पहले जनरलिसिमो का पद तय कर दिया था, इसलिए मुझे डर है कि तुम्हें निराश होना पड़ेगा। पराग राठौर ने शांतिपूर्वक कहा। पहले ही तय कर लिया? अभिराज राठौर ने भौहें सिकोड़ी। कौन है? छोटे राजकुमार, तुम अपने बारे में तो नहीं बात कर रहे, है ना? रत्नाकर ने ऊपर नीचे देखा और अजीब लहजे में कहा, मुझे माफ करें कि मैं सीधे बोल रहा हूँ। हालांकि तुम उत्कृष्ट हो, छोटे राजकुमार, तुम्हारी योग्यता, क्षमता और प्रतिष्ठा जनरल से बहुत कम है। अगर तुम सेना के मार्शल बन गए, तो मुझे डर है कि पूरा त्रिशक्ति इसे स्वीकार नहीं करेगा। बेशक मेरे पास सेना के मार्शल बनने की क्षमता नहीं है, लेकिन कोई और कर सकता है। पराग राठौर ने जोर से कहा। ओह, कौन है? रत्नाकर ने पूछा।
राठौड़ परिवार का क्यूलिन बेटा विक्रम राठौड़। पराग राठौड़ के शब्द चौंकाने वाले थे। विक्रम राठौड़? ये सुनते ही आसपास अचानक शांत हो गया। एक समय था जब राठौड़ परिवार का क्यूलिन बेटा शानदार था और पूरी दुनिया में मशहूर था। लेकिन 10 साल पहले फॉरबिडन सिटी बगावत के बाद वह पूरी तरह गायब हो गया और उसका ठिकाना अब तक अज्ञात है। अब अचानक उसका जिक्र होने से सभी थोड़े हैरान थे। छोटे राजकुमार, तुम मजाक कर रहे हो? महामहिम का अब पता नहीं कि जिंदा है या मर गए, और कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। तुम उन्हें त्रिशक्ति की सेना का मार्शल बनाने की बात कर रहे हो। क्या ये बकवास नहीं है? रत्नाकर ने हाथ फैलाए। हाँ, छोटे राजकुमार, हमें वास्तविक होना चाहिए। महामहिम पर भरोसा करने से बेहतर है कि हम जनरल पर भरोसा करें। नरेंद्र प्रताप ने सहमति दी। उन्हें लगा कि पराग राठौड़ अपनी बात कहेगा, लेकिन उसने एक ऐसे व्यक्ति का जिक्र किया जो 10 साल से गायब है। ये तो बिल्कुल बकवास था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद मेरा बड़ा भाई निश्चित रूप से वापस आएगा। उस समय उसके लिए सेना के जनरलिसिमो का पद संभालना पूरी तरह उचित और तर्कसंगत है। पराग राठौड़ ने ठंडे स्वर में कहा। छोटे राजकुमार, माफ करें कि मैं कड़वा बोल रहा हूँ। अगर महामहिम बाहर मर गए हों, क्या तब हमारी त्रिशक्ति सेना के मार्शल का पद हमेशा खाली रहेगा? रत्नाकर ने गुस्से में कहा। मेरा बड़ा भाई मरा नहीं है और अभी भी जीवित और स्वस्थ है, तो तुम्हारी चिंता बिल्कुल बेकार है, पराग ने दबंग अंदाज में कहा। अगर वह मरे नहीं हैं, तो महामहिम कहाँ है? वे सामने क्यों नहीं आए? रत्नाकर ने जानबूझकर आसपास देखा। मैंने पहले ही अपने बड़े भाई को संदेश भेज दिया है। मुझे विश्वास है कि वो वापस आएगा, पराग ने दबंग अंदाज में कहा। छोटे राजकुमार, क्या तुम जानबूझकर समय टाल रहे हो? रत्नाकर ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा। तुम जानते हो, एक बार प्रिंस की मृत्यु की खबर फैल गई तो पूरा त्रिशक्ति उथल पुथल में होगा। हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इंतजार करें। हमें अब किसी ऐसे व्यक्ति को चुनना होगा जो स्थिति को नियंत्रित कर सके। हाँ, छोटे राजकुमार, सब कुछ समग्र स्थिति को ध्यान में रखकर करना होगा। नरेंद्र प्रताप ने गंभीरता से सलाह दी। मेरे पिता की आखिरी इच्छा थी कि मेरा बड़ा भाई सिंहासन संभाले। क्या बात है, क्या तुम अभी भी मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करते हो? पराग राठौड़ की आंखें ठंडी हो गईं। उनके पूरे शरीर से एक दबंग आभा निकल रही थी। रत्नाकर और नरेंद्र प्रताप की पुतलियां सिकुड़ गईं। उन्हें बिना कारण के थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ और वे अपनी नजरें अभिराज राठौड़ की ओर मोड़ने लगे। आखिरकार अंतिम निर्णय का अधिकार हुस्सार जनरल के पास था। हम स्वाभाविक रूप से बड़े भाई की आखिरी इच्छा का पालन करेंगे, लेकिन मुझे डर है कि विक्रम खुद सिंहासन नहीं संभालना चाहेगा, अभिराज राठौड़ ने शांतिपूर्वक कहा। ताऊजी, तुम्हें अब इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तब तक इंतजार करेंगे जब तक मेरा बड़ा भाई वापस नहीं आ जाता, पराग राठौड़ ने दृढ़ता से कहा। हम इंतजार कर सकते हैं, लेकिन हिडन ड्रैगन पैविलियन के अवशेष और विभिन्न राजकुमारों के पास शायद इंतजार करने का धैर्य न हो। अगर कुछ हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अभिराज राठौड़ ने पूछा। अगर कोई समस्या हुई तो सब कुछ मुझे सौंप दो, तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, पराग ने दबंग अंदाज में कहा। बहुत अच्छा, चूंकि तुम इतने आत्मविश्वास में हो, मैं इंतजार करके देखूंगा। अभिराज राठौड़ की आंखें और ठंडी हो गईं। मेरे पास अभी सैन्य काम है, इसलिए मैं यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकूंगा। मैं कल अपने भाई से मिलने आऊंगा और विदा लूंगा। इतना कहकर वो सीधे चले गए। प्रिंसेस, छोटे राजकुमार, मैं विदा लेता हूँ। विदा। रत्नाकर और नरेंद्र प्रताप ने ज्यादा समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और मुड़कर चले गए। पराग, समय पर वापस आने के लिए धन्यवाद, वरना ये लोग अराजकता मचा देते। देवांश्री राठौड़ ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। अभिराज राठौड़ की महत्वाकांक्षा कई सालों से दबी हुई थी। अब जब पिता की अचानक मृत्यु हो गई है, वो निश्चित रूप से मौके का फायदा उठाकर सत्ता हथियाने की कोशिश करेंगे। ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है।
पराग राठौड़ ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। हाँ, भले ही वे खुले तौर पर ऐसा करने की हिम्मत न करें, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ चालबाजियां जरूर करेंगे, और मुझे डर है कि आगे बहुत मुश्किलें होंगी। देवांश्री राठौड़ ने आह भरी। अगर प्रिंस इतनी अचानक नहीं गए होते तो ये लोग इतने बेपरवाह होने की हिम्मत कैसे करते? काश मेरा बड़ा भाई यहाँ होता। पराग राठौड़ ने आह भरी। पराग, तुम्हारी प्रतिभा तुम्हारे बड़े भाई से कम नहीं है। मुझे विश्वास है कि तुम वह कर सकते हो जो वह कर सकता है। देवांश्री राठौड़ ने हौसला बढ़ाया। माँ, मुझे पता है कि मेरी कितनी औकात है। मेरे बड़े भाई की तुलना में मैं बहुत पीछे हूँ। पराग राठौड़ ने सिर हिलाया। खुद को कम मत समझो। देवांश्री राठौड़ ने सख्त लहजे में कहा। तुम्हारे पिता की मृत्यु हो चुकी है। अंतिम संस्कार के बाद मैं तुरंत अधिकारियों को सूचित करूंगी और तुम्हें सिंहासन पर बिठाऊंगी। अब से तुम त्रिशक्ति के किंग होगे और तुम्हें ये भारी जिम्मेदारी उठानी होगी। माँ, सिंहासन मेरे बड़े भाई का है। मैंने कभी सिंहासन पर बैठने के बारे में नहीं सोचा। केवल मेरा बड़ा भाई ही त्रिशक्ति के किंग का खिताब डिजर्व करता है। पराग राठौड़ ने गंभीरता से कहा। पराग, तुम दूसरी चीजों को मना कर सकते हो, लेकिन इस मामले को मना नहीं कर सकते। देवांश्री राठौड़ ने गहरे स्वर में चिल्लाया। क्या तुम जानते हो कि ये वो पद है जिसका अनगिनत लोग सपना देखते हैं? अगर तुम इसे खो दोगे तो तुम्हें पूरी जिंदगी पछतावा होगा। मैं अपने फैसले पर पछतावा नहीं करूंगा। सत्ता मेरे लिए जरूरी नहीं है। अपने पिता की तरह हर दिन मेहनत करने के बजाय मैं एक आजाद जिंदगी पसंद करता हूँ। पराग राठौड़ ने सिर हिलाया। प्रिंस होने का क्या फायदा? ढेर सारी मुश्किलें। क्या एक रईस लड़के की तरह अच्छा खाना, गर्म पेय पीना, हर दिन पक्षियों के साथ घूमना और कुत्तों से लड़ना बेहतर नहीं है? मूर्ख लड़के, चीजें उतनी आसान नहीं है जितना तुम सोचते हो। तुम पहले आजादी से जी सके क्योंकि तुम्हारे पिता की सुरक्षा थी। अब तुम्हारे पिता चले गए हैं। अगर तुम कुछ नहीं लड़ोगे तो तुम्हारा अंत बहुत बुरा होगा। देवांश्री राठौड़ ने गंभीरता से कहा। ड्रैगन किंगडम की सबसे बड़ी प्रिंसेस के रूप में वह बचपन से ही साजिशों और सत्ता की लड़ाई के आदी थी। कुछ लोग सत्ता हासिल करने के लिए भाइयों और पिता की हत्या तक कर देते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए उन्हें बहुत डर था कि उनका बेटा टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसलिए वह चाहती थी कि उनका बेटा सिंहासन के लिए लड़े। केवल वही ताकत जो अपने हाथों में हो वो असली ताकत है, बाकी सब बादल है। जैसा कि कहावत है, केवल विजेता ही आखिरी बार हंसेगा, जबकि हारने वाला अक्सर दुर्भाग्य झेलता है। माँ, मैं समझता हूँ कि तुम क्या कह रही हो, लेकिन मुझे विश्वास है कि मेरा बड़ा भाई सत्ता और फायदे के लिए लालची नहीं है। पराग राठौड़ ने दृढ़ता से कहा। पराग, लोगों के दिलों का पता नहीं होता। देवांश्री राठौड़ ने चिंतित होकर कहा। तुम अपनी जिंदगी को विक्रम राठौड़ की दयालुता पर दाव पर नहीं लगा सकते। अगर तुम हार गए तो तुम्हें पछताने का समय भी नहीं मिलेगा। अगर मेरा बड़ा भाई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता तो मैं कब का मर चुका होता। मैं आज तक जिंदा कैसे रहता? पराग राठौड़ ने सिर हिलाया। कम से कम अगर मेरा बड़ा भाई वाकई लालची है तो भले ही मैं सिंहासन पर बैठ जाऊं, मैं आखिरकार मर जाऊंगा। भाइयों के बीच दरार पैदा करने के बजाय मैं खुद ही हट जाना बेहतर समझता हूँ। तुम लड़के, तुम इतने जिद्दी क्यों हो? देवांश्री राठौड़ को ऐसा लगा जैसे वह लोहे को नापसंद कर रही हों। माँ, तुमने अभी तक हकीकत को स्पष्ट नहीं देखा है। त्रिशक्ति के किंग का पद मेरे बड़े भाई का है। हमें अपने बड़े भाई को सिंहासन पर चढ़ने के लिए समर्थन करना चाहिए, न कि आपस में लड़ना चाहिए, वरना हम केवल उन महत्वाकांक्षी लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। पराग राठौड़ ने गंभीरता से कहा। हाय, मुझे सचमुच नहीं पता कि तुमसे क्या कहूँ। तुम बाद में समझ जाओगे। देवांश्री राठौड़ ने आह भरी और मनाने की कोशिश बंद कर दी। उनका बेटा जिद्दी है और अपने पिता की तरह है। एक बार कुछ तय कर लिया तो उसे बदलना मुश्किल है। केवल सबक सीखने के बाद ही वह उनकी अच्छी मंशा को समझेगा। इस समय महल के दरवाजे पर अभिराज राठौड़ तीनों ने एक समूह निजी गार्ड्स के साथ
जल्दबाजी में बाहर निकले। महल छोड़ने के बाद रत्नाकर आखिरकार बोल पड़ा, जनरल, देवांश्री राठौड़ और उनका बेटा वाकई कृतज्ञता नहीं जानते। क्या हम इसे यूं ही छोड़ देंगे? बेशक हम इसे यूं ही नहीं छोड़ सकते, लेकिन हमें इसे बहुत जाहिर तौर पर नहीं करना चाहिए। ब्लैक ड्रैगन आर्मी के ज्यादातर जनरल महल के प्रति वफादार हैं। अगर हम वाकई हंगामा करेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। अभिराज राठौड़ ने आंखें सिकोड़कर कहा। तो हमें क्या करना चाहिए? रत्नाकर ने फिर पूछा। अगर हम खुले तौर पर नहीं कर सकते तो हम चुपके से दबाव डाल सकते हैं। अभिराज राठौड़ ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, एक बार त्रिशक्ति में अशांति फैल जाए और महल खतरे में पड़ जाए तो वे स्वाभाविक रूप से जान जाएंगे कि असली आधार कौन है। मैं समझ गया। मैं तुरंत लोगों को हर जगह हंगामा करने की व्यवस्था करूंगा। जब लोग शिकायत करें और महल इसे संभाल न पाए, जनरल, तुम उद्धारक के रूप में सामने आओगे। उस समय त्रिशक्ति के लोग तुम्हारे प्रति आभारी होंगे और स्वाभाविक रूप से तुम्हें नए त्रिशक्ति किंग के रूप में चुनेंगे। रत्नाकर ने जल्दी जवाब दिया, हाँ, तुम बहुत स्मार्ट हो। जब मैं सत्ता संभाल लूंगा तो कैवेलरी जनरल का पद तुम्हारा होगा। अभिराज राठौड़ ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। धन्यवाद, जनरल। रत्नाकर खुशी से फूला नहीं समाया। जाओ और इसे करो। जितना जल्दी हो उतना बेहतर। कोई निशान मत छोड़ना, अभिराज राठौड़ ने चेतावनी दी। कोई समस्या नहीं, जनरल। मैं निश्चित रूप से सब कुछ शानदार ढंग से करूंगा। रत्नाकर ने झुककर सलाम किया और जल्दी चला गया। जनरल, अगर ये सिर्फ सामान्य अशांति है तो मुझे डर है कि महल की नींव को हिलाना मुश्किल होगा और कुछ बड़ा करना होगा, नरेंद्र प्रताप ने याद दिलाया। मैं बेशक ये जानता हूँ, अभिराज राठौड़ ने सिर हिलाया। मैं कई सालों से चुपके से काम कर रहा हूँ और बहुत सारे विश्वास पात्रों को तैयार किया है। 8 राजकुमारों में से आधे मेरे लोग हैं। जैसे ही मैं आदेश दूंगा, वे बिना हिचकिचाहट के उठ खड़े होंगे और मेरे लक्ष्यों को हासिल करने में मेरी मदद करेंगे। मुझे माफ करें, जनरल। मैं पहले से ही तैयार था, लेकिन ज्यादा चिंता कर गया। नरेंद्र प्रताप ने मुस्कुराया। चिंता मत करो, जैसे ही मैं त्रिशक्ति का किंग बन जाऊंगा, तुम्हें भी फायदा होगा, अभिराज राठौड़ ने मुस्कुराकर कहा। तो धन्यवाद, जनरल। ओ नहीं, मुझे अब तुम्हें त्रिशक्ति का किंग कहना चाहिए। नरेंद्र प्रताप ने जल्दी से अपनी बात बदली। हाँ, 20 साल से ज्यादा की मेहनत के बाद आखिरकार मेरी बारी आई। अभिराज राठौड़ उत्साह और जोश से भरे थे। उन्होंने खुद से कहा कि वो साहित्य और युद्ध कला में निपुण हैं और बड़ी जिम्मेदारियां उठाने में सक्षम हैं, लेकिन चंद्रकांत राठौड़ के अस्तित्व के कारण वो हमेशा दबे रहे। अब जब चंद्रकांत राठौड़ की मृत्यु हो गई है, दुनिया में कौन उनके साथ मुकाबला कर सकता है? अगर वह त्रिशक्ति किंग का सिंहासन ले लेते हैं। समय तेजी से बीता और रात धीरे धीरे छा गई। त्रिशक्ति प्रिंस के मैंशन के अंदर ये सामान्य से ज्यादा शांत था। देवांश्री राठौड़, पराग राठौड़ और रॉयल परिवार के कई सदस्य अभी भी शोक सभा के सामने घुटनों पर बैठे थे, दुखी थे। आज कई लोग महल में आए, जनरल अभिराज राठौड़ से लेकर 9वें दर्जे के छोटे अधिकारी तक। वे एक के बाद एक शोक व्यक्त करने आए। हालांकि देवांश्री राठौड़ ने आदेश दिया था, चंद्रकांत राठौड़ की मृत्यु की खबर फिर भी चुपके से फैल गई। बड़े और छोटे अधिकारी पहले ही सब कुछ जान चुके थे। एक समय के लिए पूरा त्रिशक्ति का सरकारी तंत्र घबराहट में था। त्रिशक्ति का किंग मर चुका था और कोई उत्तराधिकारी नहीं था। कोई नहीं जानता था कि भविष्य कैसा होगा। भले ही कोई नया किंग सिंहासन पर बैठ जाए, ताश के पत्तों को फिर से फेंटा जा सकता है। उस समय अधिकारियों ने जो नींव बनाई थी, वह नष्ट हो जाएगी। घबराहट और डर कैसे न हो? ज्यादातर लोग महल में आए, एक तरफ शोक व्यक्त करने के लिए और दूसरी तरफ स्थिति का जायजा लेने के लिए। अगर चीजें वाकई खराब हो गईं, तो उन्हें जल्दी से पक्ष चुनना होगा। इसी तरह तुम अपनी मौजूदा सरकारी स्थिति को बनाए रख सकते हो। लेकिन अब त्रिशक्ति के किंग का पद संभालने के लिए योग्यता,
क्षमता और ताकत वाला एकमात्र व्यक्ति जनरल अभिराज राठौड़ है। पहला, अभिराज राठौड़ परिवार के सदस्य हैं और उन्हें रॉयल परिवार का हिस्सा माना जा सकता है, जो पूरी तरह उचित है। दूसरा, हुस्सार जनरल के रूप में अभिराज राठौड़ त्रिशक्ति की आधी सेना को नियंत्रित करते हैं और बहुत ताकतवर है। तीसरा, अभिराज राठौड़ ने कई सालों से अपनी ताकत को केंद्रित किया है, चाहे बात कनेक्शंस की हो, प्रतिष्ठा की या उपलब्धियों की, उनके पास सिंहासन पर बैठने की पर्याप्त ताकत है। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि अभिराज राठौड़ अब वही हैं जिनकी सबको उम्मीद है। शोक व्यक्त करने के बाद कई अधिकारी तुरंत जनरल्स मैंशन की ओर दौड़े ताकि अभिराज राठौड़ के प्रति अपनी वफादारी दिखा सकें। स्वाभाविक रूप से ये हरकतें महल की नज़रों और कानों से छिपी नहीं रह सकीं, लेकिन अब देवांश्री राठौड़ इन लोगों को बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर सकती थी। माँ, तुम दिन भर यहाँ रही हो। पहले अपने कमरे में जाकर आराम करो। अपनी सेहत को नुकसान न पहुंचाओ। अपनी माँ के चेहरे पर दुख और थकान देखकर पराग राठौड़ ने मनाने की कोशिश की। तुम्हारे पिता अभी अभी गए हैं, मेरे पास आराम करने का समय कहाँ है? देवांश्री राठौड़ ने सिर हिलाया। इसीलिए कि पिता चले गए हैं, तुम्हें अपनी देखभाल करनी होगी। अब जब महल में उथल पुथल है, तुम्हें प्रिंसेस के रूप में नेतृत्व करना होगा। तुम्हें बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए, पराग राठौड़ ने गंभीरता से कहा। लेकिन देवांश्री राठौड़ कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन पराग राठौड़ ने बीच में रोक दिया। माँ, इस बार मेरी बात सुनो। तुम पहले अपने कमरे में जाकर आराम करो और कल सुबह जागरण के लिए वापस आना देर नहीं होगा। देवांश्री राठौड़ के जवाब देने से पहले पराग राठौड़ ने 2 नौकरानियों को इशारा किया और आदेश दिया, तुम दोनों मेरी माँ को तुरंत वापस ले जाओ और उनकी अच्छे से देखभाल करो। जी, दोनों नौकरानियों ने जवाब दिया और देवांश्री राठौड़ को सहारा देकर खड़ा किया। क्योंकि वो बहुत देर तक घुटनों पर बैठी थी, देवांश्री राठौड़ को अपने पैर सुन्न महसूस हुए और वो स्थिर खड़ी नहीं हो पा रही थी। पराग, तुम भी अपनी सेहत का ध्यान रखो और सावधानी बरतना, देवांश्री राठौड़ ने चेतावनी दी। चिंता मत करो, मुझे अपनी समझ है, पराग राठौड़ ने सिर हिलाया, अपनी माँ को जाते हुए देखा और फिर अपने पीछे खड़े लोगों के समूह को आदेश दिया, तुम सब वापस जाओ, मैं अकेले जागरण कर सकता हूँ। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, असमंजस में। क्या? मेरी बात का कोई असर नहीं है? पराग राठौड़ ने ठंडी नजरों से देखा। सभी ने एक दूसरे की ओर देखा, कुछ कहने की हिम्मत नहीं की और तुरंत चले गए। जल्द ही पूरे शोक सभा में सिर्फ पराग राठौड़ और कुछ रॉयल गार्ड्स बचे। अरे, छत पर छिपा हुआ व्यक्ति इतनी देर से बाहर छिपा है, अब नीचे आने का समय नहीं है, पराग राठौड़ ने अचानक कहा। चारों ओर सन्नाटा था, कोई जवाब नहीं आया। क्या? कोई हिम्मत नहीं? क्या मैं किसी को तुम्हें पकड़ने के लिए भेजूं? पराग राठौड़ ने फिर से कहा। कुछ सेकंड बाद शोक सभा में अचानक हवा का एक झोंका आया। तुरंत बाद एक सुरक्षात्मक कपड़े पहने युवा लड़का अचानक शोक सभा में प्रकट हुआ। मुझे नहीं उम्मीद थी कि तुम इतने संवेदनशील हो कि मेरी मौजूदगी को भांप लो। वह लड़का थोड़ा हैरान था। तुम कौन हो? महल में चुपके से घुसने की हिम्मत कैसे हुई? पराग राठौड़ ने अपनी आंखें थोड़ा सिकोड़ा। बोलते हुए उनका हाथ पहले से ही चाकू के हैंडल पर था। उनके आसपास के कुछ निजी गार्ड्स भी तुरंत सतर्क हो गए और सभी ने उसकी ओर उत्सुकता से देखा। उस लड़के ने जवाब नहीं दिया, बल्कि अपने चेहरे पर लगे मानव चमड़े के मास्क को उतार लिया। लड़के का चेहरा देखने के बाद पराग राठौड़ की पुतलियां सिकुड़ गईं और वह हैरान दिखे। भाई? उस लड़के को देखकर, जिसने मानव चमड़े का मास्क उतारा था, पराग राठौड़ थोड़ा चौंक गया, हैरान और खुश दोनों महसूस कर रहा था। आने वाला कोई और नहीं, बल्कि भेष बदलकर महल में घुसा विक्रम राठौड़ था। पराग, तुम बहुत बड़े हो गए हो और अब अकेले खड़े हो सकते हो। विक्रम राठौड़ ने अपने सौतेले भाई को देखा, उनकी आंखों में थोड़ी खुशी थी। वास्तव में उन्होंने अभी अभी पराग राठौड़ और देवांश्री राठौड़ की सारी बातें सुनी थीं।
वह अपने भाई पराग राठौर के भरोसे से बहुत प्रभावित थे। बेशक देवांश्री राठौर के संदेह गलत नहीं थे। युगों युगों से भाइयों का आपस में विरोध करना और सत्ता व लाभ के लिए पिता पुत्र का लड़ना असामान्य नहीं है। ये स्वाभाविक है कि वह अपने बेटे की चिंता करें। भाई, तुम त्रिशक्ति कब लौटे? पराग राठौड़ ने पूछा। मैं 2 दिन पहले ही वापस आया, विक्रम राठौड़ ने जवाब दिया। तुम्हें पिता की बात पता है? पराग राठौड़ की आवाज कांप रही थी। विक्रम राठौड़ ने शोक सभा की तस्वीर की ओर देखा, सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। पिछली बार पिता पुत्र की मुलाकात 1 साल पहले जालंधर में हुई थी। उन्हें नहीं उम्मीद थी कि वह मुलाकात हमेशा के लिए विदाई बन जाएगी। जब वे फिर से मिले, वो शोक सभा में खड़े थे, जबकि चंद्रकांत राठौर ताबूत में लेटे थे। कितनी विडंबना है। विक्रम राठौर ताबूत के पास गए और आधे खुले ताबूत के ढक्कन के माध्यम से चंद्रकांत राठौर को देखा। उनका चेहरा बहुत शांत था और शायद उन्हें जाने के दौरान ज्यादा दर्द नहीं हुआ, लेकिन न जाने क्यों, जब उन्होंने उस चेहरे को देखा जिससे वह कभी नफरत करते थे, उन्हें दुख महसूस होने लगा। अगर वह त्रिशक्ति पहले लौट आते, अगर वह अपने पिता से पहले मिल पाते, तो शायद ऐसा नहीं होता, है ना? क्यों? ऐसा क्यों हुआ? विक्रम राठौड़ ने धीरे धीरे अपनी मुट्ठियां भींची और उनकी आंखें अनजाने में लाल हो गई। भाई, वास्तव में पिछले 2 सालों में पिता की सेहत बद से बदतर होती जा रही थी और वह कुछ चमत्कारी दवाओं के सहारे जीवित थे। चमत्कारी डॉक्टर ने कहा था कि पिता को 5 प्रकार की क्षति हो रही थी और उनका अंत नजदीक था। धीरे धीरे बूढ़े होकर मरने के बजाय ये परिणाम पिता के लिए राहत है, पराग राठौड़ ने कुछ कांपती आवाज के साथ कहा। हत्यारा पकड़ा गया? विक्रम राठौड़ ने मुड़कर पूछा। कैलाश जांच कर रहा है, पराग ने दबंग अंदाज में कहा। महल में छिपा गद्दार कहाँ है? विक्रम राठौड़ ने फिर पूछा। मेरे पास पहले से ही एक निशाना है, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। दुश्मन को सतर्क करने से बचने के लिए मैंने जल्दबाजी में कार्रवाई नहीं की, पराग ने दबंग अंदाज में कहा। अच्छा किया। अभी के लिए गद्दार पर नजर रखो। एक बार पीछे के मास्टरमाइंड का पता चल जाए तो सबको एक साथ पकड़ने में देर नहीं होगी। विक्रम राठौड़ ने सिर हिलाया। भाई, अब जब तुम वापस आ गए हो तो सब आसान हो जाएगा। पिता हमेशा चाहते थे कि तुम सिंहासन संभालो। आज से तुम त्रिशक्ति के किंग हो। मैं अभी रॉयल सील और सैन्य प्रतीक लेने जाता हूँ, पराग राठौड़ ने कहा और जाने लगा, लेकिन विक्रम राठौड़ ने हाथ उठाकर उसे रोका। पराग, मुझे सिंहासन में कोई दिलचस्पी नहीं है। इसके अलावा मैं 10 साल से त्रिशक्ति से दूर हूँ और मेरा जीवन बदल गया है। तुम वैध उत्तराधिकारी हो। भाई, मुझे अच्छे से पता है कि मेरी कितनी औकात है। मैं त्रिशक्ति का किंग बिल्कुल नहीं बन सकता, और तुम वही हो जिसकी सबको उम्मीद है। केवल तुम ही इस जरूरी पद को संभाल सकते हो, पराग राठौड़ ने गंभीरता से कहा। पराग, तुम मुझसे कम नहीं हो। जब तक तुम्हारा इरादा हो, कुछ भी तुम्हें रोक नहीं सकता, विक्रम राठौड़ ने कहा। मैं वाकई ये नहीं कर सकता। भाई, ये सिंहासन तुम्हारा ही होना चाहिए। पराग राठौड़ थोड़ा बेचैन हो गया। ठीक है, सिंहासन की बात बाद में करेंगे। अभी आंतरिक और बाहरी मुश्किलें लगातार बनी हुई हैं। सबसे जरूरी है पहले इन सभी मुश्किलों को हल करना। विक्रम राठौड़ ने विषय बदला। भाई, जब तक तुम सामने आकर पूरी स्थिति को संभालते हो, मैं पूरी ताकत से तुम्हारा साथ दूंगा, पराग राठौड़ ने गंभीर चेहरा बनाया। मैं अभी सामने नहीं आ सकता, विक्रम राठौड़ ने सिर हिलाया और कहा। अभिराज राठौड़ और उनके गिरोह को नहीं पता कि मैं त्रिशक्ति वापस आ गया हूँ, इसलिए वे सावधान नहीं हैं। अगर उनके कोई इरादे हैं तो मैं समय पर जवाब दे सकता हूँ। इसके अलावा ड्रैगन गार्ड पैविलियन के अवशेष अभी भी अंधेरे में छिपे हैं। मैं मौका ढूंढकर उन्हें एक साथ पकड़ लूंगा। तो बात ऐसी है, पराग राठौड़ ने जल्दी कहा। मैं समझ गया। महल के सभी मामलों को मुझ पर छोड़ दो। भाई, तुम्हें उन गुप्त साजिशों को हल करना है। ठीक है, ये तय रहा, विक्रम राठौड़ ने सिर हिलाया।
हाँ, और ये लो, जैसे कुछ याद आया हो। पराग राठौड़ ने अचानक एक सुनहरा टोकन निकाला, उसे विक्रम राठौड़ को सौंपा और कहा, ये मेरा सैन्य आदेश है। इसके साथ तुम मेरे 800 मृत सैनिकों को बुला सकते हो। जरूरी समय पर ये तुम्हारी मदद कर सकता है। उनके 800 मृत सैनिक सभी ऐसे मास्टर्स हैं जिन्हें लाखों में से चुना गया है। जब से उनका जन्म हुआ, उनकी मां ने गुप्त रूप से प्रशिक्षण शुरू किया और आपात स्थिति के लिए ताकत जमा की। अब 20 साल बीत चुके हैं और ये 800 मृत सैनिक एक बहुत डरावने स्तर तक बढ़ गए हैं। ठीक है, मैं ये टोकन पहले रख लेता हूँ और बाद में तुम्हें लौटा दूंगा। विक्रम राठौड़ ने मना नहीं किया। हालांकि उनके पास अब नैना राय का समर्थन है, लेकिन ड्रैगन गार्ड पैविलियन के अवशेषों की तुलना में वे अभी भी बहुत पीछे हैं। अब पराग राठौर के 800 मृत सैनिकों के साथ दोनों पक्षों को लड़ने की क्षमता माना जा सकता है। पराग, इस समय बाहर से अचानक एक चीख सुनाई दी। पहले चली गई देवांश्री राठौड़ फिर से वापस आई और जल्दबाजी में शोक सभा में घुसी। विक्रम राठौड़ ने तुरंत मास्क पहन लिया, एक गार्ड का ढोंग किया और एक तरफ खड़े हो गए। वह पराग राठौड़ को इसलिए बता सकते थे क्योंकि भाइयों के बीच विश्वास था, लेकिन देवांश्री राठौड़ के लिए उन्हें अभी उनकी स्वीकृति नहीं मिली थी। माँ, मैंने तुमसे आराम करने को नहीं कहा था? तुम फिर से वापस क्यों आई? पराग राठौड़ थोड़ा हैरान था। बाहर कुछ हुआ है। देवांश्री राठौड़ ने शोक सभा में प्रवेश किया और गंभीरता से कहा, मुझे अभी खबर मिली कि 8 में से आधे राजकुमारों ने खुद को किंग घोषित कर लिया है। अब से वे महल के आदेशों का पालन नहीं करेंगे। इसके अलावा उन्होंने अपनी सेनाएं इकट्ठी कर ली हैं और महल के साथ सीधे टकराव की तैयारी कर रहे हैं। क्या? खुद को किंग घोषित करना? उनकी इतनी हिम्मत! ये सुनकर पराग राठौड़ का चेहरा बहुत गंभीर हो गया। पिता की मृत्यु के ठीक बाद उन्होंने बगावत शुरू कर दी। क्या वे वाकई मेरे महल को कमजोर समझ रहे हैं? माँ, तुरंत सैनिकों को बुलाओ। मैं खुद सेना का नेतृत्व करके उन्हें दबाऊंगा। अगर ये सिर्फ छोटा-मोटा झगड़ा होता तो इसे अनदेखा किया जा सकता था। अब जब 4 प्रमुख राजकुमारों ने खुद को किंग घोषित किया है, तो ये खुले तौर पर बगावत से कम नहीं है। स्वाभाविक रूप से इसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं। देवांश्री राठौड़ ने जल्दी से उसे रोका और कहा, 4 प्रमुख राजकुमारों के पास भारी सेना है। अगर युद्ध छिड़ गया तो अनगिनत जिंदगियां तबाह हो जाएंगी। इसके अलावा ब्लैक ड्रैगन आर्मी को अभी भी प्रमुख किलों की रक्षा करनी है। अगर आंतरिक अशांति हुई तो पश्चिमी बर्बर निश्चित रूप से मौके का फायदा उठाकर हमला करेंगे। उस समय पूरा त्रिशक्ति संकट में होगा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्या हम उन्हें हमारे सिर पर हावी होने देंगे? पराग राठौड़ ने भौहें सिकोड़ी। मैंने दूत भेजे हैं ताकि बातचीत की जाए। पहले जितना हो सके उन्हें शांत करने की कोशिश करें। तुम्हारे पिता के अंतिम संस्कार की व्यवस्था होने के बाद तुम तुरंत सिंहासन संभालोगे और त्रिशक्ति के नए किंग बनोगे। अगर वे लोग स्थिति को समझते हैं तो वे स्वाभाविक रूप से झुक जाएंगे। देवांश्री राठौड़ ने कहा, माँ, मुझे डर है कि ये इतना आसान नहीं है। पराग राठौड़ ने सिर हिलाया और सोचते हुए कहा, 4 प्रमुख राजकुमारों का एक साथ बगावत करना शायद कोई संयोग नहीं है, बल्कि कोई इसे चुपके से हेरफेर कर रहा है। वे स्पष्ट रूप से हमें सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। तुम्हारा मतलब है कोई 4 प्रमुख राजकुमारों को एक साथ बगावत करने के लिए उकसा रहा है? देवांश्री राठौड़ ने भौहें सिकोड़ी। हाँ, पराग राठौड़ ने गंभीरता से कहा, त्रिशक्ति में केवल एक ही व्यक्ति है जो 4 राजकुमारों को अपनी सलाह मानने के लिए मजबूर कर सकता है। अभिराज राठौड़। देवांश्री राठौड़ ने तुरंत कहा, मेरे ताऊजी बहुत महत्वाकांक्षी हैं और बहुत चालाक हैं। वह 4 राजकुमारों के हाथों हमें सैन्य प्रतीक सौंपने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। पराग राठौड़ ने आंखें सिकोड़कर विश्लेषण किया। अगर हम नहीं मानते तो 4 प्रमुख राजकुमार बगावत करेंगे और हमें सैनिक भेजकर अशांति को दबाने के लिए मजबूर करेंगे, और फिर वे हमें बाधित करेंगे और हमारी तैनाती को नाकाम करेंगे।
अगर हम अशांति को दबाने में नाकाम रहे तो रॉयल पैलेस की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान होगा, और जब लोग शिकायत करेंगे वह उद्धारक के रूप में सामने आएंगे, लोगों को आग और पानी से बचाएंगे और 4 राजकुमारों को सफलतापूर्वक जीत लेंगे। उस समय उन्हें सभी लोगों का समर्थन मिलेगा और वह बिना ताज के किंग बन जाएंगे। जैसा कि कहावत है, जो लोगों का दिल जीतता है वह दुनिया जीतता है। जब अभिराज राठौड़ अपने पिता के बराबर स्तर पर पहुंच जाएंगे तो वो स्वाभाविक रूप से त्रिशक्ति के नए किंग बन जाएंगे। ये व्यक्ति वाकई बहुत चालाक है। अंत में पराग राठौड़ का चेहरा विशेष रूप से गंभीर हो गया। अभिराज राठौड़ ने जो इस्तेमाल किया वह कोई साजिश नहीं थी, बल्कि एक खुली चाल थी। भले ही तुम पूरी कहानी जानते हो, भले ही तुम्हें दिल में पता हो कि दूसरा पक्ष कुछ कर रहा है, इसे तोड़ना अभी भी मुश्किल है। यही इस चाल की डरावनी बात है। तो अभिराज राठौड़ ने पहले से ही योजना बना रखी होगी। देवांश्री राठौड़ ने भौहें सिकोड़कर कहा, अब सवाल यह है कि हम इस स्थिति को कैसे तोड़े। हम न तो सैनिकों का इस्तेमाल कर सकते हैं और न ही लोगों को भर्ती कर सकते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से हमें बाकी 4 प्रमुख राजकुमारों को एकजुट करना होगा, साथ ही मेरे पिता के पुराने साथियों को, ताकि अभिराज राठौड़ का मुकाबला किया जा सके। पराग राठौड़ ने दबंग अंदाज में कहा। तर्कसंगत बात है। देवांश्री राठौड़ ने सिर हिलाया। मैं तुरंत किसी को बाकी 4 राजकुमारों को जरूरी मामलों पर चर्चा करने के लिए बुलाने के लिए भेजूंगी। माँ, मैं खुद जाऊंगा, ताकि पर्याप्त ईमानदारी दिखा सकूं, पराग राठौड़ ने स्वेच्छा से कहा। बाकी 4 प्रमुख राजकुमारों का समर्थन बहुत जरूरी था और उसे खुद जाकर तसल्ली करनी थी। ठीक है, तुम्हें सावधान रहना होगा। अगर कुछ गलत हुआ तो तुरंत पीछे हटना, देवांश्री राठौड़ ने चेतावनी दी। वह पहली बार महल में बैठी थीं और हट नहीं सकती थी। इस स्थिति में केवल उनका बेटा ही 4 राजकुमारों को मना सकता था। मैं समझ गया। पराग राठौड़ ने सिर हिलाया, कुछ गार्ड्स की ओर इशारा किया और कहा, तुम लोग मेरे साथ आओ। याद रखो, किसी को परेशान मत करना। जी, कई गार्ड्स ने जवाब दिया। फिर वो पराग राठौड़ के साथ महल के गुप्त रास्ते से चुपके से निकल गए, जिसमें विक्रम राठौड़ भी शामिल था। अब महल के अंदर और बाहर जासूस है। अगर मुख्य प्रवेश द्वार से गए तो निश्चित रूप से दुश्मन को सतर्क कर देंगे। महल छोड़ने के बाद पराग राठौड़ ने एक सामान्य कार ढूंढी और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़े। उनके साथ लाए गए कुछ गार्ड्स सभी करीबी विश्वास पात्र थे, जो एक साथ बड़े हुए थे और एक साथ जिए और मरे थे, इसलिए उन्हें खबर लीक होने की चिंता नहीं थी। भाई, तुम अब कहाँ रहते हो? क्या मैं तुम्हें वापस छोड़ दूं? पराग राठौड़ ने कार में पूछा। मैं वापस नहीं जा रहा। मैं आज रात तुम्हारे साथ 4 राजकुमारों से मिलने चलूंगा, विक्रम राठौड़ ने कहा। अब स्थिति हर पल बदल रही है और पराग राठौड़ को अकेले जोखिम लेने देना उन्हें वाकई चिंता में डाल रहा था। ठीक है, तो हम दोनों भाई मिलकर इस स्थिति को तोड़ेंगे। पराग राठौड़ को अचानक आत्मविश्वास महसूस हुआ। बचपन से उन्होंने विक्रम राठौड़ को अपनी रीढ़ की हड्डी माना है। जब भी वह मुसीबत में पड़ता या परेशानी में फंसता, पहला व्यक्ति जिसकी ओर वह मुड़ता था वह उसका बड़ा भाई था। लेकिन हर बार बड़ा भाई उसे संकट से बचा लेता था। हालांकि वे 10 साल से नहीं मिले थे, वो अपने दिल में जानता था कि बड़ा भाई वही बड़ा भाई है और कभी नहीं बदला। देर रात शांगुआन सिटी। शांगुआन सिटी त्रिशक्ति की एक सीमावर्ती सिटी है और यह पिंगयांग मार्क्विस आशुतोष चंद्र का क्षेत्र भी है। आशुतोष चंद्र एक सैन्य जनरल थे। उन्होंने त्रिशक्ति के किंग चंद्रकांत राठौर के साथ कई सालों तक युद्ध लड़ा और अनगिनत उपलब्धियां हासिल की। बाद में उन्हें पिंगयांग का मार्क्विस नामित किया गया और उन्होंने त्रिशक्ति की सीमा की रक्षा की। इन सालों में उन्होंने कड़ी मेहनत की। इस समय पिंगयांग हाउ मैंशन के प्रवेश द्वार पर एक काली बिजनेस कार अचानक रुकी। कार का दरवाजा खुला और विक्रम राठौड़, पराग राठौड़ और अन्य लोग एक एक करके बाहर निकले। भाई, ये पिंगयांग मार्क्विस आशुतोष चंद्र का निवास है।
पराग राठौड़ ने संक्षेप में बताया। आशुतोष चंद्र को भी वफादार और बहादुर माना जाता है। उन्होंने कई सालों से शांगुआन सिटी का प्रबंधन किया है और हमेशा अपनी जिम्मेदारी निभाई है। कौन वहां चुपके से घूम रहा है? हाउ मैंशन के दरवाजे की रखवाली कर रहे 2 गार्ड्स ने जल्दी ही कुछ असामान्य देखा और तुरंत चिल्लाए। पराग राठौड़ पहले आगे बढ़ा, अपनी बैज दिखाई और शांत स्वर में कहा, मैं त्रिशक्ति किंग का दूसरा बेटा पराग राठौड़ हूँ। छोटे राजकुमार, बैज देखकर दोनों गार्ड्स इतने डर गए कि तुरंत घुटनों के बल बैठ गए। सब लोग कृपया उठें, औपचारिकता की जरूरत नहीं। पराग राठौड़ ने अपनी बैज वापस ली और कहा, मेरे पास अब जरूरी काम है। मैं आशुतोष हाउस से मिलना चाहता हूँ। कृपया आप दोनों अंदर जाकर सूचना दें। छोटे राजकुमार, एक क्षण रुकें, मैं अभी मार्क्विस को सूचित करने जाता हूँ। एक गार्ड ने जवाब दिया और तुरंत हाउ मैंशन में दौड़ा। कुछ देर बाद एक बड़े पेट वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति, जो शानदार कपड़े पहने था, कुछ अनुयायियों के साथ बाहर आया। आने वाला कोई और नहीं बल्कि पिंगयांग का मार्क्विस आशुतोष चंद्र था। छोटे ने अंकल आशुतोष से मुलाकात की। पराग राठौड़ ने पहल करके आगे बढ़कर सलाम किया। हालांकि वह त्रिशक्ति किंग का दूसरा बेटा था, लेकिन सामने वाला व्यक्ति एक नामित राजकुमार था, इसलिए उसका रुतबा स्वाभाविक रूप से उससे ऊंचा था। उनके लिए बाहर आकर स्वागत करना पहले से ही एक बड़ा सम्मान था। पराग, तुम आधी रात को यहाँ क्यों आए? आशुतोष चंद्र थोड़ा हैरान थे। अंकल आशुतोष, महल में कुछ हुआ है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। पराग राठौड़ ने गंभीर चेहरा बनाया। महल में कुछ हुआ? क्या हुआ? आशुतोष चंद्र ने हल्के से भौहें सिकोड़ी। पराग राठौड़ ने कुछ नहीं कहा, बस इधर-उधर देखा। आओ, अंदर आओ। बैठकर आराम से बात करें। आशुतोष चंद्र ने जल्दी समझ लिया और तुरंत पराग राठौड़ और अन्य लोगों को अंदर आमंत्रित किया। आखिरकार वे मुख्य हॉल में गए और बाकियों को हटाया, सिर्फ कुछ विश्वास पात्रों को छोड़कर। पराग, अब बता सकते हो? आशुतोष चंद्र ने टटोलते हुए पूछा। अंकल आशुतोष, बात ये है। पराग राठौड़ ने कुछ छिपाया नहीं और पूरी कहानी विस्तार से बताई। सुनने के बाद आशुतोष चंद्र का चेहरा बदल गया। क्या? प्रिंस की हत्या हुई और 8 में से 4 राजकुमार बगावत करना चाहते हैं? हाँ, पराग राठौड़ ने गंभीरता से सिर हिलाया। जब मैंने पहली बार प्रिंस की हत्या की खबर सुनी तो मुझे लगा कि ये अफवाह है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये सच है। आशुतोष चंद्र ने भौहें सिकोड़कर कहा। उनका चेहरा थोड़ा असहज था। एक बार चंद्रकांत राठौड़ की मृत्यु हो जाए तो पूरे त्रिशक्ति में एक बड़ा भूकंप आएगा। अंकल आशुतोष, महल की मौजूदा स्थिति अच्छी नहीं है, कृपया मदद करें। पराग राठौड़ ने खड़े होकर गहराई से झुककर सलाम किया। तुम्हारे पिता ने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया। ऐसी बात होने पर मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए बस कहो, आशुतोष चंद्र ने साधारण तरीके से कहा। ठीक है, जब तक अंकल आशुतोष मदद करने को तैयार हैं, महल निश्चित रूप से मुश्किलों को पार कर लेगा। पराग राठौड़ ने राहत की सांस ली और साथ ही अपनी योजना विस्तार से बताई। पराग राठौड़ की योजना बहुत सरल है, यानी पहले शिष्टाचार और फिर ताकत का इस्तेमाल करना, और मुख्य रूप से आत्मसमर्पण और शांति की भर्ती पर ध्यान देना। अगर 4 बागी राजकुमार महल के सामने आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं, तो महल इसे अनदेखा कर सकता है और उनकी ताकत को अपरिवर्तित रखने की गारंटी दे सकता है, वरना इसे ताकत से दबाना होगा। उस समय बगावत को दबाने के नाम पर महल बाकी 4 राजकुमारों और त्रिशक्ति की कई ताकतों के साथ मिलकर बागियों को खत्म करेगा। जब युद्ध अपरिहार्य हो तो जल्दी समाधान सबसे अच्छा विकल्प है। पराग राठौड़ की बात सुनने के बाद आशुतोष चंद्र ने सिर हिलाया और गंभीरता से कहा, मेरे पास आज जो ताकत है वह सब तुम्हारे पिता ने दी है। अशांति को दबाने के लिए सैनिक भेजने की तो बात ही छोड़ो, भले ही मुझे अपनी गर्दन पर सिर देना पड़े, मैं तैयार हूँ। अंकल आशुतोष बहुत नेक हैं। छोटा ये बहुत सम्मान करता है।
पराग राठौड़ ने मुट्ठियां बंद की और गंभीर चेहरा बनाकर कहा, जब हम इस मुश्किल समय को पार कर लेंगे, मैं निश्चित रूप से धन्यवाद देने आऊंगा। ठीक है, औपचारिकता मत करो। समय कम है, मैं तुम्हें मेहमान बनाकर नहीं रखूंगा। वापस जाओ। आशुतोष चंद्र ने हाथ हिलाया। छोटा विदा लेता है। पराग राठौड़ ने गहराई से झुककर सलाम किया और कुछ लोगों के साथ चला गया। आज रात का पहला पड़ाव अप्रत्याशित रूप से आसान रहा। केवल आधे घंटे की बातचीत के बाद हमें पिंगयांग मार्क्विस आशुतोष चंद्र का समर्थन मिल गया और हमें राजकुमारों का आदेश मिला, जिससे सैनिकों और जनरलों को भेजा जा सकता है। अगर हम इस रफ्तार से आगे बढ़ते रहे तो ये बहुत अच्छा होगा। अंकल आशुतोष कई सालों बाद बहुत मोटे हो गए हैं, लेकिन उनकी वफादारी नहीं बदली। हाउ मैंशन से बाहर निकलने के बाद पराग राठौड़ ने आह भरी। चंद्रकांत राठौड़ ने कई सालों तक त्रिशक्ति का प्रबंधन किया और लोगों का स्वागत किया। हालांकि उनके अधीन कुछ महत्वाकांक्षी लोग हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर वफादार और बहादुर हैं। विक्रम राठौड़ ने कहा, हाँ, मेरे पिता की प्रतिष्ठा के साथ अगर मैं त्रिशक्ति में बैठा होता तो हमेशा शांति रहती। अफसोस। पराग राठौड़ ने सिर हिलाया। चाहे वो अभिराज राठौड़ हों या चार बागी राजकुमार, इन सालों में वे शांत रहे क्योंकि वे उनके पिता का सम्मान करते थे। अब जब उनके पिता की मृत्यु हो गई है, इन लोगों को कोई डर नहीं रहा और उनकी महत्वाकांक्षाएं स्वाभाविक रूप से सामने आ गई है। अगला कहाँ जाना है? विक्रम राठौड़ ने फिर पूछा। सबसे अच्छे रास्ते के हिसाब से हम वुयुए सिटी जाएंगे और शुआनपिंग मार्क्विस रघुनंदन से मिलेंगे, पराग राठौड़ ने दबंग अंदाज में कहा। चलो, विक्रम राठौड़ ने सिर हिलाया। बिना किसी बकवास के वे कार में बैठे और चले गए। चार प्रमुख राजकुमारों में से प्रत्येक एक सिटी की रक्षा करता था और उनके पास कई सैनिक और घोड़े थे। पहले वे केवल चंद्रकांत राठौड़ के आदेशों का पालन करते थे और किसी और की नहीं सुनते थे। अब जब चंद्रकांत राठौड़ की मृत्यु हो गई है, उनके रुतबे को देखते हुए चार प्रमुख राजकुमारों को अशांति दबाने के लिए सैनिक भेजने के लिए मनाना स्पष्ट रूप से आसान काम नहीं है। आज रात एक बेचैन रात होने वाली है। सुबह सुबह गाड़ी वुयुए सिटी में दाखिल हुई और आखिरकार शुआनपिंग मार्क्विस मैंशन के सामने रुकी। शुआनपिंग मार्क्विस रघुनंदन भी एक बड़े प्रभावशाली व्यक्ति थे। जब वह युवा थे, उन्होंने चंद्रकांत राठौड़ के साथ मिलकर दुनिया जीती थी। उन्होंने अपने शरीर पर अनगिनत निशानों के साथ आज की शान हासिल की। पराग, मैं रघुनंदन को जानता हूँ। आशुतोष चंद्र की वफादारी और बहादुरी से अलग, ये व्यक्ति ज्यादा व्यापारिक है और उसमें एक व्यापारी की चतुराई है। मुझे डर है कि उनका पूरा समर्थन हासिल करना आसान नहीं होगा, विक्रम राठौड़ ने याद दिलाया। भाई, मैं इसे समझता हूँ। चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, मुझे उन्हें मनाना होगा। पराग राठौड़ की आंखें दृढ़ थीं। ठीक है, मैं देखता हूँ कि क्या होता है, विक्रम राठौड़ ने सिर हिलाया। पराग राठौड़ ने अपनी बैज निकाली, हाउ मैंशन के दरवाजे पर गया और अपनी पहचान दिखाई। कुछ हलचल के बाद पराग राठौड़ और अन्य लोगों को जल्दी ही अंदर आमंत्रित किया गया। मुख्य हॉल में जाकर बैठने के बाद नौकरानी ने केक और सुगंधित चाय परोसी और स्वागत बहुत विचारशील था। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद पायजामा पहने शुआनपिंग मार्क्विस रघुनंदन आखिरकार अंदर आए। अरे, छोटे राजकुमार, कौन सी हवा तुम्हें यहाँ ले आई? पराग राठौड़ को देखकर रघुनंदन हैरान दिखे। अंकल रघु, देर रात परेशान करने के लिए माफ करें, लेकिन मेरे पास वाकई एक जरूरी काम है। पराग राठौड़ ने मुट्ठियां बंद की। छोटे राजकुमार, क्या तुम्हें कोई मुश्किल आई है? रघुनंदन ने संदेह से पूछा। ये वाकई एक मुश्किल है। पराग राठौड़ ने कुछ छिपाया नहीं और पूरी कहानी विस्तार से बताई। सुनने के बाद रघुनंदन का चेहरा हैरानी से भर गया। क्या? प्रिंस की हत्या हुई? उत्तर के चार राजकुमारों ने बगावत की? मामला इतना गंभीर है? जब तक बहुत जरूरी न होता, मैं अंकल रघु को परेशान नहीं करता, पराग राठौड़ ने दबंग अंदाज में कहा। तो
ये वाकई एक बड़ी मुसीबत है। रघुनंदन ने भौहें सिकोड़ी, थोड़ा सोचा और फिर पूछा, छोटे राजकुमार, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? अंकल रघु, उत्तर के 4 राजकुमार कृतघ्न हैं और खुले तौर पर बगावत कर रहे हैं। मैंने लोगों को उन्हें आत्मसमर्पण के लिए मनाने के लिए भेजा है। अगर वे आत्मसमर्पण करने को तैयार हैं तो सब ठीक है, लेकिन अगर वे जिद्दी रहे तो हमें सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा। उस समय हम अंकल रघु से महल के साथ अशांति को दबाने के लिए सैनिक भेजने की गुजारिश करेंगे। पराग राठौड़ ने मुठ्ठियां बंद की। ये सुनकर रघुनंदन ने परेशान चेहरा बनाया। छोटे राजकुमार, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मैं बस अपनी बुढ़ापे में शांति से रहना चाहता हूँ और सैनिकों को नेतृत्व करके युद्ध करना मेरे लिए वाकई असंभव है। अंकल रघु, तुम्हारे पास कई सैनिक और जनरल हैं और तुम्हारी प्रतिष्ठा बहुत ऊंची है। कुछ चीजों के लिए तुम्हें खुद सामने आने की जरूरत नहीं है। बस इतना काफी है कि तुम महल को अशांति दबाने में समर्थन देने को तैयार हो। पराग राठौड़ ने थोड़ा पीछे हटकर कहा, छोटे राजकुमार, ऐसा नहीं है कि मैं कार्रवाई नहीं करना चाहता। बस सैनिकों को नेतृत्व करके युद्ध करने से मौत होती है। मेरे पास बस इतनी संपत्ति है और मैं इसे अपनी अगली पीढ़ियों के लिए खुशी के लिए छोड़ना चाहता हूँ। अगर ये सब चला गया तो मैं क्या करूँ? रघुनंदन ने सिर हिलाया। अंकल रघु, अगर त्रिशक्ति टुकड़े टुकड़े हो गया तो तुम्हारी वुइवे सिटी भी बख्शी नहीं जाएगी। पराग राठौड़ ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, जब पूरा परिवार खतरे में हो तो अंडे कैसे बच सकते हैं? एक बार अशांत समय आ गया तो कोई भी अकेले नहीं बच सकता। अंकल रघु, तुम सिर्फ महल के लिए ही नहीं बल्कि अपने लिए और अपनी अगली पीढ़ियों की शांति के लिए भी ऐसा कर रहे हो। पराग राठौड़ के शब्द जोशीले और भावनाओं से भरे थे। अगर त्रिशक्ति में अशांति फैल गई तो 8 राजकुमार, सभी पक्षों के उच्च अधिकारी और रईस, साथ ही लाखों लोग, कोई भी नहीं बचेगा। हर किसी की जड़ें त्रिशक्ति में हैं और जिसके पास भी परिवार और देश की भावना है वह चुपचाप नहीं बैठेगा। अंकल रघु, ये सच है, लेकिन मैं डरपोक हूँ और हमेशा आगे पीछे सोचता हूँ। अगर मेरी सेना अशांति में नष्ट हो गई तो मैं क्या करूँ? रघुनंदन ने हिचकिचाते हुए कहा, अंकल रघु, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर तुम्हें बाद में कोई नुकसान हुआ तो महल तुम्हें 2 गुना मुआवजा देगा। पराग राठौड़ ने गंभीरता से कहा। वह समझता था कि रघुनंदन ने ये शब्द कहकर मौके का फायदा उठाकर ठोस लाभ लेना चाहा। आखिरकार ये अपनी सारी संपत्ति को दांव पर लगाने का कार्य है और अगर ये नाकाम रहा तो भारी नुकसान होगा। दूसरा पक्ष ऐसा करने में कुछ गलत नहीं कर रहा। छोटे राजकुमार, ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन ऐसी चीजों के लिए सिर्फ कहना काफी नहीं है। रघुनंदन की आंखों में कुछ अर्थ था। अंकल रघु, तुम जो चाहते हो बस कहो। जब तक ये मेरे बस में है मैं कभी मना नहीं करूंगा। पराग राठौड़ ने जोर से कहा। इन शब्दों ने पर्याप्त ईमानदारी दिखाई। ठीक है, छोटे राजकुमार के शब्दों से मैं निश्चिंत हूँ। रघुनंदन ने हल्के से मुस्कुराया। वास्तव में मुझे न तो सैनिक चाहिए, न ही पैसे या खजाने। मुझे अब सबसे ज्यादा चिंता अपनी बेटी की है। वह इस साल 25 की है और अभी तक उसे कोई अच्छा परिवार नहीं मिला। अगर वो तुमसे, छोटे राजकुमार, शादी कर ले तो ये उसके जीवन की सबसे बड़ी खुशी होगी। मुझसे शादी? पराग राठौड़ ने भौहें उठाईं, थोड़ा हैरान दिखा। हाँ, रघुनंदन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। हालांकि मेरी बेटी दामिनी को देश की सबसे खूबसूरत लड़की नहीं कहा जा सकता, लेकिन वो फिर भी फूल जैसी सुंदर और स्मार्ट है। अगर तुम, छोटे राजकुमार, उससे शादी कर लो तो मुझे विश्वास है कि तुम्हें एक बहुत अच्छी पत्नी मिलेगी। वह अब पैसे और लोगों के मामले में पूर्ण है और केवल सुप्रीम ताकत की कमी है। अब जब त्रिशक्ति का किंग मर चुका है, पराग राठौड़ के उत्तराधिकारी बनने की सबसे ज्यादा संभावना है। अगर उनकी बेटी पराग राठौड़ से शादी कर ले तो वह भविष्य में त्रिशक्ति की प्रिंसेस बनेगी और उनका रुतबा भी बढ़ेगा। उस समय वह 8 राजकुमारों का मुखिया होगा। अंकल रघु,
मेरी प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं है। अगर मैं तुम्हारी बेटी से शादी कर लूं तो मुझे डर है कि मैं उसे अन्याय करूंगा, पराग राठौड़ ने चतुराई से कहा। छोटे राजकुमार, तुम एक असाधारण व्यक्ति हो, साहित्य और युद्ध कला में निपुण। मेरी बेटी तुम्हें लंबे समय से पसंद करती है। तुमसे शादी करना उसका सम्मान है, रघुनंदन ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा। एक बार जब हम शादी से बंध जाएंगे तो हम एक साथ जिएंगे और मरेंगे। चाहे महल को कोई भी मुश्किल आए, मैं, रघुनंदन, पूरी ताकत से मदद करूंगा। भले ही मुझे अपनी जान और खून देना पड़े, भले ही मेरी सारी संपत्ति खत्म हो जाए, मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। ये पराग राठौड़ ने हल्के से भौहें सिकोड़ी, जवाब देना नहीं जानता था। रघुनंदन की शर्तें उनकी उम्मीदों से बढ़ गई थीं। छोटे मालिक, चूंकि मार्क्विस हमें समर्थन देने से मना कर रहे हैं तो हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे, विक्रम राठौड़ ने धीमी आवाज में कहा। हालांकि रघुनंदन का समर्थन जरूरी है, लेकिन वह अपने भाई की खुशी का बलिदान नहीं करना चाहता था। छोटे राजकुमार, तुम पहले अच्छे से सोच लो, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा, रघुनंदन ने हाथ फैलाए। सोचने की जरूरत नहीं, मैं मानता हूँ। कुछ सेकंड सोचने के बाद पराग राठौड़ ने आखिरकार सिर हिलाया। सचमुच? रघुनंदन की आंखें चमक उठीं। हालांकि मैं, पराग राठौड़, कोई सज्जन नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा अपने वादे निभाता हूँ, पराग राठौड़ ने गंभीरता से कहा। ठीक है, ठीक है। छोटे राजकुमार वाकई न्याय समझते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तारीख चुनने से बेहतर है कि मौके पर ही कर लिया जाए। बेहतर सहयोग के लिए मुझे लगता है कि अब सगाई कर लेना चाहिए। आओ, कलम, स्याही, कागज और स्याही का पत्थर लाओ। रघुनंदन इतने उत्सुक थे कि उन्होंने अपने अधीनस्थों को कलम और कागज लाने का आदेश दिया ताकि सगाई की तैयारी की जाए। ऐसा मौका वाकई जीवन में एक बार आता है। एक बार उनकी बेटी महल में शादी कर लेगी तो वो भविष्य की प्रिंसेस होगी, और उनका पोता सबसे ज्यादा संभावना है कि अगली पीढ़ी का त्रिशक्ति किंग बनेगा। चाहे कैसे भी हिसाब लगाओ, इस बड़े दाव से बहुत फायदा होगा। रुको, छोटे मालिक, ये जीवन का बड़ा मामला है, सावधान रहो, विक्रम राठौड़ ने तुरंत याद दिलाया। रघुनंदन ने हल्के से भौहें सिकोड़ी, थोड़ा असंतुष्ट दिखा। एक छोटा गार्ड यहाँ उंगली उठाने की हिम्मत करता है, वाकई कोई ऊंच नीच का फर्क नहीं समझता। अगर वे उनके अधीनस्थ होते तो अब तक डंडों से सेवा हो चुकी होती। मनाने की जरूरत नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। पराग राठौड़ ने विक्रम राठौड़ की ओर मुड़कर देखा और मुस्कुराया। अंकल रघु की बेटी फूल जैसी सुंदर और गुणी है, उससे शादी करना मेरे लिए सौभाग्य है। आकाश से गिरे इस तरह के अच्छे अवसर को मैं कैसे ठुकरा सकता हूँ। छोटे राजकुमार वाकई बहुत समझदार हैं, रघुनंदन ने मौके का फायदा उठाकर तारीफ की। छोटे मालिक, विक्रम राठौड़ कुछ कहने ही वाला था कि रघुनंदन ने चिल्लाया, हिम्मत! जब मालिक काम कर रहा हो तो तुम, एक नौकर, इतना बोलने की हिम्मत कैसे करता है? वाकई कोई नियम नहीं समझता। विक्रम राठौड़ ने आंखें सिकोड़ी और कुछ करने ही वाला था, लेकिन पराग राठौड़ ने हाथ उठाकर उसे रोका। ठीक है, और कुछ कहने की जरूरत नहीं, मैंने मन बना लिया है। इतना कहकर बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने सगाई के कागज पर सीधे अपना नाम लिखा और साथ ही अपनी उंगलियों के निशान लगाए। विक्रम राठौड़ ने आह भरी, थोड़ा दुखी महसूस किया। उनका छोटा भाई वाकई बड़ा हो गया है। वह जो कुछ भी करता है हमेशा समग्र स्थिति को ध्यान में रखता है, यहाँ तक कि वह भी इससे शर्मिंदगी महसूस करता है। अंकल रघु, सगाई हो गई है, मुझे उम्मीद है कि तुम अपने वादे को निभाओगे, पराग राठौड़ ने हाथ जोड़कर कहा। चिंता मत करो छोटे राजकुमार, अब से हम एक परिवार है। चाहे महल को कोई भी मुश्किल आए, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, रघुनंदन ने छाती ठोककर वादा किया। धन्यवाद अंकल रघु, मेरे पास कुछ काम है तो मैं अब विदा लेता हूँ, पराग राठौड़ ने हल्के से सिर हिलाया। छोटे राजकुमार, कृपया, रघुनंदन ने मुस्कुराकर खुद पराग राठौड़ को बाहर तक छोड़ा। हाउ मैंशन छोड़कर कार में बैठे।
विक्रम राठौड़ ने अपना मानव चमड़े का मास्क उतारा और आह भरी, पराग, वास्तव में तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं थी। हम कोई और रास्ता ढूंढ सकते थे। भाई, तुम और पिता ने मेरी पूरी जिंदगी मेरी रक्षा की है। अब मेरी बारी है कि मैं अपनी जिम्मेदारी संभालूं। पराग राठौड़ ने बेफिक्री से मुस्कुराया। इसके अलावा एक सुंदर लड़की को पत्नी के रूप में पाने से मैं तो खुश हूँ। मुझे नुकसान कैसे हो सकता है? युगों युगों से राजकुमारों, जनरलों और मंत्रियों की शादी मुख्य रूप से परिवारों के बीच रिश्तों के जरिए होती आई है। एक तरफ हम अपनी ताकत को मजबूत कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं, दूसरी तरफ हम एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं और एक ही नाव में सवार हो सकते हैं। हालांकि वह त्रिशक्ति किंग का बेटा है, रघुनंदन की बेटी का रुतबा भी ऊंचा है। दोनों परिवार बराबर के हैं और इसमें नुकसान की कोई बात नहीं है। ठीक है भाई, ज्यादा मत सोचो। सबसे जरूरी है बगावत को हल करना। भविष्य की बात बाद में करेंगे। पराग राठौड़ ने मुस्कुराकर सांत्वना दी। विक्रम राठौड़ ने सिर हिलाया और पहल करके विषय बदला। अगला, क्या तुम नानवांग सिटी जा रहे हो वुलिंग मार्क्विस भानुप्रताप से मिलने? हाँ, पराग राठौड़ ने जवाब दिया और कहा, वुलिंग मार्क्विस दक्षिण के 4 राजकुमारों में सबसे ताकतवर है, लेकिन वो सबसे मुश्किल से निपटने वाला भी है। इस बार हमारी योजना की सफलता पूरी तरह वुलिंग मार्क्विस भानुप्रताप पर निर्भर करती है। अगली सुबह हम दक्षिण की ओर सॉवरेन सिटाडेल की ओर बढ़े। विक्रम राठौड़ और पराग राठौड़ ने पूरी रात जागकर सबसे कम समय में अपने गंतव्य नानवांग सिटी तक पहुंच गए। नानवांग सिटी वुलिंग हाउ भानुप्रताप के संरक्षण में आने वाला क्षेत्र है। यह दक्षिण के 4 प्रमुख राजकुमारों में सबसे ज्यादा सैनिकों और सबसे मजबूत आर्थिक ताकत वाली सिटी भी है। हालांकि भानुप्रताप का स्वभाव तीखा है और वह मूडी है। अगर वो हिंसक व्यवहार करते हैं तो कभी कभी वह चंद्रकांत राठौड़ को भी नहीं बख्शते। इसलिए पराग राठौड़ को यकीन नहीं था कि वह भानुप्रताप को मना पाएंगे। भाई, वुलिंग मार्क्विस का क्षेत्र आ गया है। जब गाड़ी रुकी, पराग राठौड़ और विक्रम राठौड़ एक एक करके बाहर निकले। ये दूसरा दिन है। तुम्हारे हाउ मैंशन से निकलने की खबर ज्यादा देर तक गुप्त नहीं रह सकती। हमें जल्दी करनी होगी, विक्रम राठौड़ ने चेतावनी दी। मैं समझ गया, पराग राठौड़ ने सिर हिलाया। हालांकि भानुप्रताप से निपटना आसान नहीं है, लेकिन वह कोई विश्वासघाती खलनायक नहीं है। अगर हम पर्याप्त कीमत चुकाएं और भावनाओं व तर्क का उपयोग करें, तो हमें उन्हें मना लेना चाहिए। ये अच्छा है, विक्रम राठौड़ ने सिर हिलाया। अंदर चलो। पराग राठौड़ ने अपने कपड़े ठीक किए और अपने चेहरे को रगड़कर खुद को ज्यादा चुस्त दिखाया। फिर वो आगे बढ़ा और हाउ मैंशन के गार्ड्स को अपनी पहचान दिखाई। पहले की तरह कई लोग आसानी से महल में दाखिल हो गए। हालांकि इस बार मुलाकात की जगह हाउ मैंशन का मुख्य हॉल नहीं, बल्कि भानुप्रताप का निजी मार्शल आर्ट्स मैदान था। सभी जानते हैं कि भानुप्रताप एक मार्शल आर्ट्स के दीवाने हैं। वह सामान्य दिनों में खुद सैनिकों को प्रशिक्षण देते हैं, इसलिए उनके अधीन सभी सैनिक बहादुर और युद्ध में निपुण हैं। छोटे राजकुमार, मार्क्विस अंदर प्रशिक्षण ले रहे हैं, कृपया अंदर आए। गार्ड्स ने कई लोगों को मार्शल आर्ट्स मैदान के प्रवेश द्वार तक लाने के बाद मुड़कर चले गए। कई लोग अंदर गए और देखा तो मार्शल आर्ट्स मैदान के केंद्र में एक हट्टा-कट्टा, मांसल अधेड़ उम्र का व्यक्ति दर्जनों कुलीन गार्ड्स के साथ अभ्यास कर रहा था। अधेड़ व्यक्ति एक भाला पकड़े हुए था, शानदार और ताकतवर दिख रहा था। जब वह अपने हाथों को लहराता तो भाला ड्रैगन या सांप की तरह लगता, न केवल बहुत फुर्तीला बल्कि बहुत दबंग भी। आसपास के दर्जनों कुलीन गार्ड्स, जो तलवार और ढाल पकड़े थे, बार बार पीछे हट रहे थे, हमले का सामना बिल्कुल नहीं कर पा रहे थे। ये जानना जरूरी है कि ये रॉयल पैलेस के कुलीन गार्ड्स हैं, जो 100 के खिलाफ 1 का मुकाबला कर सकते हैं, अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं और एक दूसरे के साथ तालमेल से काम करते हैं। अब वो आसानी से इस अधेड़ व्यक्ति द्वारा दबाए जा रहे हैं, जो उनकी ताकत को दर्शाता है। अधेड़ व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि वुलिंग हाउ भानुप्रताप थे। क्या शानदार भाला!
पराग राठौड़ ने ध्यान से देखा और हैरान दिखा। भानु प्रताप का भाला चलाना बिना किसी अनावश्यक हलचल के था। ये सीधा साधा लगता था, लेकिन वास्तव में अप्रत्याशित था। ये युद्ध के मैदान में शक्तिशाली और दबंग है, और मैदान में गहरे कौशल को दर्शाता है। यह लगभग पूर्णता के करीब है। वाकई अच्छा है। विक्रम राठौड़ ने चुपके से सिर हिलाया और थोड़ा प्रभावित हुआ। भानु प्रताप की ताकत ग्रैंडमास्टर डजोक चेन स्तर तक पहुंच गई है। पूरे त्रिशक्ति में उन्हें शीर्ष 10 में गिना जाना चाहिए। ये देखा जा सकता है कि मार्क्विस का खिताब पाने के बाद भी भानु प्रताप ने बिल्कुल ढील नहीं दी और हमेशा अपने मार्शल आर्ट्स का पालन किया। ऐसे लोग अक्सर मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और असाधारण दृढ़ता रखते हैं। टोटल एनिहिलेशन। कुछ देर इंतजार करने के बाद भानु प्रताप ने अचानक दहाड़ लगाई, एक हाथ से भाले की पूंछ पकड़ी और खुद को केंद्र बिंदु बनाकर चारों ओर घुमाया। जहां भी भाला गुजरा, कुलीन गार्ड जमीन पर गिर गए। पूरे मार्शल आर्ट्स मैदान में घूमने के बाद केवल भानु प्रताप ही खड़े रहे। तुम लोग वाकई बद से बदतर होते जा रहे हो। भविष्य में और मेहनत से अभ्यास करना होगा, सुन लिया? भानु प्रताप ने डांटा। जी। गार्ड्स घुटनों पर बैठ गए और जवाब दिया। ठीक है, सब लोग चले जाओ। भानु प्रताप ने हाथ हिलाकर सभी गार्ड्स को जाने का इशारा किया। फिर मुड़कर पराग राठौड़ और अन्य लोगों की ओर देखा। अंकल, भानु का भाला चलाना जैसे कोई जादू हो। पूरे त्रिशक्ति में कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। मैं बहुत प्रभावित हूँ। पराग राठौड़ ने सबसे पहले नमस्ते की। छोटे राजकुमार, कहावत है कि बिना किसी खास मकसद के कोई 3 खजानों के मंदिर में नहीं जाता। तुम इतनी दूर से आए, क्या सलाह देना चाहते हो? भानु प्रताप ने एक तौलिया उठाया और पसीना पोंछने लगे। सलाह की बात नहीं, मुख्य रूप से मेरे पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। पराग राठौड़ ने मुठ्ठियां बंद की। तुम्हारे पिता की घटना की वजह से? भानु प्रताप हैरान नहीं थे, जैसे उन्हें पहले से ही इसका अंदाजा था। अंकल, भानु को पहले से पता है? पराग राठौड़ ने भौहें उठाईं। त्रिशक्ति के किंग की हत्या हुई। इतनी बड़ी घटना के बारे में मुझे कैसे नहीं पता होगा? भानु प्रताप ने चाय का एक घूंट लिया और अपने काम में व्यस्त हो गए। उत्तर के 4 राजकुमारों की बगावत के बारे में क्या अंकल भानु को कुछ पता है? पराग राठौड़ ने फिर पूछा। कुछ सुना है, भानु प्रताप ने सिर हिलाया। अंकल भानु, तुम वफादार और बहादुर हो। अब जब महल में संकट है, कृपया मदद करो। पराग राठौड़ ने मुठ्ठियां बंद करके झुका। अगर तुम्हारे पिता यहाँ आते तो मैं निश्चित रूप से मदद करता, क्योंकि मैं उनके चरित्र की बहुत कदर करता हूँ। लेकिन तुम इसके लायक नहीं हो। भानु प्रताप ने चाय का प्याला उठाया और एक घूंट में पी लिया। उनके शब्द और भी बेरहम थे। पराग राठौड़ ने हल्के से भौहें सिकोड़ी, लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गया। उसे पहले से पता था कि भानु प्रताप घमंडी और मूडी हैं, इसलिए दरवाजा खटखटाने से पहले वह मुश्किलें खड़ी करने के लिए तैयार था। अंकल भानु, पिता की तुलना में मैं वाकई एक नाकारा हूँ और तुमसे कुछ करने के लिए कहने के लायक नहीं हूँ। पराग राठौड़ ने बात शुरू की और अचानक विषय बदला। लेकिन मेरा उपनाम राठौड़ है। मैं राठौड़ परिवार का वंशज हूँ और मैं त्रिशक्ति का एक व्यक्ति हूँ। मैं त्रिशक्ति में अशांति और लोगों को बेघर होते नहीं देख सकता। अगर ये अशांति शांत हो सकती है तो मैं कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ। ओह! भानु प्रताप ने हल्के से भौहें उठाईं, काफी हैरान दिखे। उन्हें नहीं उम्मीद थी कि जो मौजमस्ती करने वाला लड़का पहले कुछ नहीं करता था, वो ऐसी बात कहेगा। ये थोड़ा अजीब था। क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें ये शब्द सिखाए? भानु प्रताप ने टटोलते हुए पूछा। ये मेरे दिल की बात है। पराग राठौड़ ने गंभीर चेहरा बनाया। कई सालों से तुमसे नहीं मिला, लेकिन तुम थोड़े अलग लग रहे हो। भानु प्रताप ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, सच कहो, तुम्हारे दरवाजे पर आने से पहले जनरल अभिराज राठौड़ ने मुझे पहले ही एक पत्र भेजा था। अनुमान लगाओ, उन्होंने पत्र में मुझसे क्या कहा? अभिराज राठौड़? पराग राठौड़ की पुतलियां सिकुड़ गई और उनका चेहरा गंभीर हो गया। छोटा नहीं जानता,
कृपया अंकल भानु इसे स्पष्ट करें। भानु प्रताप ने पास रखा भाला उठाया, सफेद कपड़े से भाले की नोक को धीरे से पोंछा और धीमी आवाज में कहा, अभिराज राठौड़ ने कहा, अगर मैं तुम्हें मार सकता हूँ और तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकता हूँ तो वो बाद में मुझे 2 सिटी दे देंगे। क्या? ये सुनकर पराग राठौड़ का चेहरा तुरंत बदल गया। उसे नहीं उम्मीद थी कि अभिराज राठौड़ पहले से ही उसकी हत्या करने और सबूत मिटाने की तैयारी कर चुके थे। 2 सिटी। भानु प्रताप धीरे धीरे खड़े हुए, अपने भाले को सीधे पराग राठौड़ की ओर ताना और उनके होंठों के कोने हल्के से उठे। मेरे लिए ये वाकई एक बहुत बड़ा प्रलोभन है। बताओ, क्या मुझे मान लेना चाहिए